हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के बारे में। और ये वीडियो हमारी डेटा एनालिसिस सीरीज की तीसरी वीडियो होने जा रही है। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस क्या होता है, यूनिवेरिएट एनालिसिस क्या होता है और बाईवेरिएट एनालिसिस क्या होता है। और इसके लिए मैंने अपना पाइथन यूज किया है और पाइथन के साथ पांडास, मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न के साथ हम यहाँ से अपना एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। चलिए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि मेरे पास एक VS कोड हमने यहाँ से ओपन किया है और मैंने यहाँ से अपना एक जुपिटर नोटबुक में एक अपनी नोटबुक बनाई है। मैंने अपने समय को बचाने के लिए कोड को पहले से ही यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, मैं एक कोड को आपको समझाते हुए चलूंगा, इस कोड का मतलब क्या होता है और साथ साथ हम अंडरस्टैंड करेंगे कि एनालिसिस किस तरह से किए जा सकते हैं इससे। तो देखिए मेरे पास एक HR का डेटा है और अगर आप देखेंगे HR के इस डेटा में हमारे पास कुछ कॉलम्स है, एम्प्लॉय ID, सेटिस्फैक्शन लेवल, लास्ट इवैल्यूएशन, कितने प्रोजेक्ट्स इन्होंने करे। बेसिकली हमारे पास एक डेटा है जो कंपनी में एम्प्लॉय से रिलेटेड डेटा है, जहां पर हम ये जानना चाहते हैं मेन मकसद जो हमारा है कि हमारे एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को क्यों छोड़ रहे हैं। ठीक है, उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हमें बेसिकली सारे के सारे रीजंस को टेस्ट करना होगा। मे बी जिनका सेटिस्फैक्शन लेवल लो है, क्या वो यहाँ पर कंपनीज को ज्यादा छोड़ रहे हैं, या फिर जो ज्यादा टाइम वर्क करते हैं वो कंपनी को छोड़ रहे हैं। ये हमारा मेन मकसद होगा यहाँ पर। तो सबसे पहले मुझे अपना पाइथन में स्टार्ट करने के लिए अपनी कुछ लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेनी होती है। सबसे पहले मुझे पांडास की जरूरत होती है ताकि मैं अपने डेटा फ्रेम के साथ काम कर पाऊं। इसके अलावा मैंने यहाँ से एक मैटप्लॉटलिब यहाँ से डाउनलोड कर रखा है और साथ ही साथ मैं इसको अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करूंगा। ये क्या करता है, बेसिक चार्ट्स एलिमेंट्स बनाने में आपकी हेल्प करता है। और साथ ही साथ अगर मैं चार्ट्स को मॉडिफाई करना चाहता हूँ तो भी हम मैटप्लॉटलिब का यूज करेंगे। इसके अलावा मैंने यहाँ से एक सीबॉर्न एडवांस जो भी हमारे चार्ट्स होते हैं उसके लिए हमने यहाँ से सीबॉर्न लाइब्रेरी यूज की है। मैं एक बार इसे रन कर दूंगा। और इसके अलावा मेरे को अपना डेटा फ्रेम यहाँ से लोड करा लेना है सबसे पहले अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अपना पाइथन में मैंने इसको लोड करा है, तो इस पे एक फंक्शन हमने यूज करा है pd.readexcel। बिकॉज मेरे पास यहाँ जो फाइल पड़ी हुई थी HR वाली, अगर मैं आपको दिखाऊं ये वाली, तो ये एक एक्सेल फाइल है। तो एक्सेल फाइल को अगर आप पाइथन के साथ वर्क कराना चाहते हैं तो इसके लिए एक फंक्शन यूज किया जाता है pd.readexcel। और जैसे ही मैंने pd.readexcel में अपना पाथ दिया और यहाँ से मैंने एक फंक्शन चलाया df.head। इसका मतलब क्या होता है कि मेरी जो डेटा फ्रेम है, जो भी मेरा डेटा है, उसकी पहले की 5 रोज आप मेरे को दिखा दें। तो पहले की 5 रोज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी और हमें दिख भी पा रहा है कि हमारे पास ये डेटा है इस तरीके से, जिसमें एम्प्लॉय ID, सेटिस्फैक्शन लेवल एंड सो ऑन, इससे रिलेटेड कुछ डेटा हमें यहाँ दे रखा है। सबसे पहले हमें यहाँ से अपने डेटा को लोड कराने के बाद दूसरा हमारा काम होता है कि हम ये पता करें कि हमारे जो कॉलम्स हैं डेटा में, वो कॉलम्स का टाइप क्या है। हो सकता है आपके ऑब्जेक्ट टाइप के हो, मे बी टेक्स्ट हो सकता है जिसको हम कहते हैं, न्यूमेरिकल कॉलम आपके यहाँ से हो सकते हैं। तो हर किसी पे एनालिसिस करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो इसके लिए मैंने अपना एक फंक्शन यहाँ से यूज किया है df.info। ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन आपको दिखाएगा कि आपके टोटल डेटा फ्रेम में 11 कॉलम्स है और साथ ही साथ इस पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन में 14,999 इतनी एंट्रीज हमारी यहाँ पर है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 3 ऑब्जेक्ट हमारे पास मौजूद है। मतलब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, एक एम्प्लॉय ID एक टेक्स्ट कॉलम है, डिपार्टमेंट एक टेक्स्ट कॉलम है और एक सैलरी एक ऑब्जेक्ट टेक्स्ट कॉलम है। जब भी आपको कोई भी एनालिसिस में ऑब्जेक्ट कॉलम दिखाई देता है तो यूजुअली आपको काउंट प्लॉट्स बनाने होते हैं। ठीक है, अगर आप पाइथन में या फिर आप एनालिसिस में करना चाहते हैं तो मोस्टली हमें ये देखना होगा कि पहले हमारा डेटा बैलेंस कहाँ हो रखा है। बैलेंस होने का क्या मतलब होता है, देखिए मैंने यहाँ से एक चीज यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको कि मैंने यहाँ डिपार्टमेंट को एक्सेस किया है, मतलब DF में अपने डेटा फ्रेम में डिपार्टमेंट कॉलम को मैंने एक्सेस किया है और यहाँ पे मैंने एक फंक्शन चलाया है वैल्यू काउंट्स। ये फंक्शन क्या करता है, ये आपको दिखाएगा कि डिपार्टमेंट जो भी हमारा कॉलम है उसमें यूनिक एंट्रीज कितनी बार आ रखी है। जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ सेल्स की ट्रांजेक्शन 4140 बार आ रखी है, टेक्निकल की डिपार्टमेंट की 2720 आ रखी है, सपोर्ट की आ रखी है 2229। इससे हमें क्या पता चल रहा है, देखिए इससे हमें पता चलता है कि मोस्टली जो हमारा डिपार्टमेंट कॉलम्स है वहां पर सबसे ज्यादा जो भी एम्प्लॉइज हैं वो आपके सेल डिपार्टमेंट से हैं। ठीक है, इसके अलावा एक टेक्निकल डिपार्टमेंट से है। मतलब हमारे एनालिसिस में एक बड़ा वेटेज किसका है, सेल्स कॉलम का, मतलब सेल डिपार्टमेंट का। मे बी अगर हमारा चर्न रेट काफी हाई दिखाई दे रहा है तो हो सकता है इसका रीजन ये हो क्योंकि हमने सेल्स डिपार्टमेंट का ज्यादा डेटा लिया है, तो मे बी सेल डिपार्टमेंट से ज्यादा लोग छोड़ रहे हो, इसी वजह से चर्न रेट हाई दिखाई दे रहा है। तो इसको हमें पता लगाने के लिए हमने इसको एक प्लॉट में यहाँ पे दिखा दिया है
इसके लिए मैंने एक सीबोर्न लाइब्रेरी यूज करी है और सीबोर्न में एक फंक्शन होता है काउंट प्लॉट्स के नाम से। तो आप देखेंगे मैंने एक फंक्शन यहाँ से यूज किया है sns.countplot, और यहाँ पे काउंट प्लॉट फंक्शन जो भी आपने लगाया इसमें मैंने x जो ले लिया है यहाँ पर वो डिपार्टमेंट कॉलम को ले लिया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट कॉलम में सबसे ज्यादा आपको बार दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप नीचे देख पा रहे हैं ये दिखाई नहीं दे रहा है ढंग से। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे फॉर्मेट कर लेता हूँ ताकि ये ठीक ठाक तरीके से दिखाई दे। तो मैं कुछ यहाँ से मैटप्लॉटलिब के फंक्शन ऐड कर लेता हूँ, मे बी plt.figure। ठीक है, मैं फिगर साइज थोड़ा इसका बढ़ा लेता हूँ, यानी कि फिक्स साइज मैं यहाँ से रख लेता हूँ इसका थोड़ा सा, और मैं फिक्स साइज में भी 10/8 का रख लेता हूँ। और साथ ही साथ में इसमें xsticks का ऑप्शन ठीक कर लेता हूँ, plt.xsticks। ये क्या करेगा, जो नीचे मेरा बार्स आ रहा है जो दिखाई नहीं दे रहा है इसको ठीक करने के लिए मैं xsticks लगा रहा हूँ। और यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट होता है रोटेशन का, मैं रोटेशन के आर्ग्यूमेंट को 90 डिग्री पे घुमा देता हूँ सो दैट मेरा प्लॉट दिखाई दे। फिर मैं इसके बाद अपने प्लॉट को यहाँ से शो कर लेता हूँ plt.show फंक्शन से, और मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आपको दिखाई देगा। अब मेरा थोड़ा डेटा ठीक ठाक लेवल पे दिखाई दे रहा है। तो आप देख पा रहे हैं इस काउंट प्लॉट्स को देख के कि हमारा सेल्स ट्रांजेक्शन मतलब सेल्स से रिलेटेड जो हमारे एम्प्लॉइज हैं ये बहुत ज्यादा है। इसको दोस्तों यूनिवेरिएट एनालिसिस कहते हैं, मतलब एक सिंगल सिंगल फीचर को एनालाइज करना होता है। और मोस्टली मैंने आपको बोल दिया जब आपका टेक्स्ट डेटा होगा तो आपको काउंट प्लॉट्स बनाने होते हैं। काउंट प्लॉट्स का मतलब क्या होता है कि हमारे कैटेगरिकल डेटा में कौन कौन सी वैल्यूज है और साथ ही साथ हम ये जानना चाहते हैं कितनी वैल्यूज है, ये देखने के लिए आप काउंट प्लॉट्स यहाँ से यूज करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें, अगर आप इसका बाईवेरिएट एनालिसिस करना चाहते हैं तो बाईवेरिएट एनालिसिस करने के लिए आपके पास एक फीचर्ड कॉलम होना बहुत अनिवार्य है। अब देखिए फीचर्ड कॉलम क्या होते हैं पहले हम ये समझते हैं। मैं इसके लिए आपको समझाता हूँ फीचर्ड कॉलम क्या है। सपोज दैट हम क्या जानना चाहते हैं अपने एनालिसिस के लिए, ठीक है, कि कितने एम्प्लॉइज यहाँ से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में छोड़ के जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक कॉलम दे रखा है आपको लेफ्ट का, और यहाँ पर 0 का मतलब है नहीं गए और 1 का मतलब है जो चला गया है। तो जिस भी एम्प्लॉय ने ऑर्गेनाइजेशन को लेफ्ट कर दिया है तो उसके आगे वहां 1 लिखा होगा। ठीक है, इसको हमें कहते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर मेन एनालिसिस का हमारा पर्पस क्या है, हमारे मेन एनालिसिस का पर्पस है कि हम ये जानना चाहते हैं कि कोई एम्प्लॉय क्यों लेफ्ट कर रहा है कंपनी। ठीक है, इसका रीजन हम जानना चाहते हैं। तो हमारा इसको कहते हैं फीचर्ड कॉलम। फीचर्ड कॉलम, फीचर्ड कॉलम का मतलब है मेरा सारा का सारा एनालिसिस है वो किस पे रिलेशनशिप दिखाया जाएगा या किस पे टेस्टिंग करा जाएगा, लेफ्ट पे। मतलब अभी मैंने देखा काउंट प्लॉट, काउंट प्लॉट पे मेरे को दिखाई दे रहा है सेल्स डिपार्टमेंट पे सबसे ज्यादा आपके एम्प्लॉइज हैं, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट पे। तो आई वांट टू नो किस डिपार्टमेंट से सबसे ज्यादा छोड़ना चाह रहे हैं या किस डिपार्टमेंट से एम्प्लॉय सबसे ज्यादा छोड़ रहे हैं। इसको बाईवेरिएट एनालिसिस कहा जाता है। फिर मतलब मैं एक फीचर को दूसरे फीचर पे टेस्ट करके देखूंगा कि वो फीचर एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे है, हाउ दीज टू आर कनेक्टेड। जैसे आई वांट टू नो कि डिपार्टमेंट वाइज कितने लोग यहाँ से छोड़ रहे हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पर एक मैंने प्लॉट बना रखा है आपके लिए, और आप यहाँ पे देखेंगे ये वाला मैंने एक प्लॉट बना रखा है। मैंने एक काउंट प्लॉट ले रखा है और यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट मैंने हुई का यूज कर रखा है। आप देखेंगे यहाँ पर मैंने लेफ्ट को यूज किया है, मतलब यहाँ पे अब हमारा प्लॉट जो आएगा वो लेफ्ट के साथ आएगा। और मैं यहाँ से सेम वही करूंगा, मैं plt.figure यहाँ से डिफाइन कर लूंगा, अपनी फिक्स साइज डिफाइन करूंगा इसका, और इसका फिक्स साइज मैं रख लेता हूँ मे बी 8/8 का, 8/8 का। और साथ ही साथ मैं इसका xsticks ठीक कर लेता हूँ सो दैट मेरा ठीक ठाक डेटा दिखाई दे। xsticks का मैं यहाँ से ऑप्शन यूज कर लेता हूँ, xsticks। रोटेशन जो भी आपकी होगी मैं इसको 90 डिग्री पे घुमा लेता हूँ, और plt.show फंक्शन से मैं अपने प्लॉट को शो कर लेता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो भी मेरा डेटा आपको दिखा रहा है, आप देख पा रहे हैं सेल्स डिपार्टमेंट में आपका चर्न रेट काफी हाई है। मतलब सेल डिपार्टमेंट से जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा छोड़ रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ लेफ्ट कॉलम को यहाँ पे एनालाइज करके देख लिया। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि यार ये जो पर्टिकुलर है आपका ये लेफ्ट वाला कॉलम है, मतलब सेल डिपार्टमेंट से सबसे ज्यादा एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं। और अकाउंट, फिर इसके बाद अगर आप देखें तो टेक्निकल डिपार्टमेंट है जहां से हमारे सबसे ज्यादा एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं। सपोर्ट डिपार्टमेंट है जहां पर फिर उसके बाद आपके एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं। यानी कि मैंने क्या किया, एक फीचर को दूसरे फीचर पे कैटेगरिकली रिलेशनशिप बना के देख लिया। तो इसके लिए आप यूज करते हैं बेसिकली काउंट प्लॉट्स। और यहाँ पे मैंने आपको बोल दिया अगर आप सीबॉर्न के साथ यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक आर्ग्यूमेंट हुई का यूज करना होता है। यहाँ पे आपने लेफ्ट लिखा और लेफ्ट दिखा रहे कि आपको दिखा दिया इसने कि टोटल आपका इस तरीके से डेटा चल रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं, सबसे पहले मैंने शुरुआत में यहाँ पे इन्फो फंक्शन यूज किया था और मैंने आपको दिखाया था कुछ हमारे कैटेगरिकल कॉलम। इसके अलावा हमारे कुछ न्यूमेरिकल कॉलम भी है। जैसे अगर आप देखिए लास्ट इवैल्यूएशन, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स,
मे बी एवरेज मंथली आवर्स, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, ये सारे के सारे आपके न्यूमेरिकल कॉलम। अगर आप दो न्यूमेरिकल कॉलम्स को देखना चाहते हैं आपस में, मोस्टली आपके जो न्यूमेरिकल कॉलम एनालाइज करे जाते हैं वो बॉक्स प्लॉट्स के थ्रू करे जाते हैं, सो दैट हम ये देख पाए कि हमारे डेटा फ्रेम में क्या कोई आउटलायर मौजूद है कि नहीं। से मैं आपको दिखाऊं कि मैंने यहां से अपना बॉक्स प्लॉट बनाया है, जैसे हमारा एवरेज मंथली आवर्स पे, तो आप देख पा रहे होंगे मेरा जो डेटा प्लॉट हुआ है वो एक sns.boxplot फंक्शन से हो रखा है, और यहाँ पे मैंने एवरेज मंथली आवर्स को काउंट किया है। तो आप देख पा रहे होंगे मेरा डेटा फ्रेम 100 से लेकर 300 के बीच में आ रहा है, और यहाँ पर एक बॉक्स प्लॉट बन रहा है। बेसिकली बॉक्स प्लॉट का मतलब क्या होता है, ये आपको हमेशा 5 नंबर समरी देता है। 5 नंबर समरी, 5 नंबर समरी का मतलब होता है अगर आप एक बॉक्स प्लॉट बनाते हैं तो बॉक्स प्लॉट पे आपको 5 चीज की डिटेल्स मिल जाती है। नंबर 1 मिनिमम, मैक्सिमम, आप ये जान सकते हैं आपके डेटा फ्रेम का 25% कहां पर है, विच इज क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 3 विच इज 75% ऑफ योर डेटा, एंड अनदर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज मीडियन। मीडियन मतलब होता है आपका 50%, मिड वैल्यू, व्हाट इज मिड वैल्यू ऑफ योर डेटा सेट। तो अगर आप यहाँ पे देखिए इस बॉक्स प्लॉट से हम ये जान पा रहे हैं कि हमारे डेटा में मिनिमम जो है वो 100 है, 100 या 100 के आसपास है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप ये देखिए क्वार्टाइल 1 मतलब डेटा का 25% जो भी आपका डेटा है वो कितना है, 150 से थोड़ा सा आसपास है, नियर अराउंड। मीडियन जो आप देख रहे हैं वो 200 पे आ रहा है हमारा, यानी कि हमारा मिड वैल्यू 50% जो हमारा डेटा सेट है वो 200 की वैल्यू पे आ रहा है। इसके अलावा 75% आपका जो डेटा है वो 250 के नियर अराउंड आ रहा है, और मैक्सिमम वैल्यू ये वाली आपको दिखा रहा है 300, मतलब 300 से थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, बॉक्स प्लॉट आपको ये चीज का दिखाता है। एक और चीज आपको बॉक्स प्लॉट दिखाता है, आउटलायर्स। बेसिकली अगर आप यहाँ पे दूसरे कॉलम पे देखें जहां पे मैंने टाइम स्पेंड कंपनी में इसको बॉक्स प्लॉट पे देखने की कोशिश करिए, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मुझे कुछ आउटलायर्स दिखाई दे रहे हैं। अब आउटलायर्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, हम थोड़ा सा समझते हैं इस चीज को। आउटलायर्स का मतलब होता है आपके डेटा फ्रेम में कोई भी एक बड़ी वैल्यू आ गई। से फॉर हम इस बात को ऐसे समझते हैं, हम यहाँ से कोई डेटा सेट बना रहे हैं, जैसे हम इनकम का डेटा सेट बना रहे हैं, तो मैं यहाँ से एक इनकम के डेटा सेट में एक इनकम लिख रहा हूँ 10,000। मे भी हमने एक सर्वे ले रखा है और हमने लोगों से जाके उनकी इनकम पूछी है, और इसके बेस पे बताना चाह रहा हूँ कि यार नॉर्मल लोग कितना कमा रहे हैं। ठीक है, एक एवरेज बंदा कितना कमा सकता है, तो मैंने एक 10,000 लिख लिया। एक ने बोला मेरी 12,000 है, सम से मेरा 14,000 है, किसी ने कहा मेरा 10,000 है, किसी ने कहा मेरा 13,000 है। बट एक बंदे से जाके मैंने पूछा तो उसने कहा मेरी इनकम 2 लाख है, 2 लाख। अब नॉर्मली आप देखेंगे मेरा जो डेटा फ्रेम चल रहा है यहाँ पर, तो ये डेटा फ्रेम 10,000 पे चल रहा है, 12,000 पे, 14,000 पे, मतलब मैं जब भी अपने सर्वे में लोगों को इंक्लूड कर रहा था तो वो लोग कौन से थे, नॉर्मल लोग जो नॉर्मल जॉब्स करते थे आपका। मे बी अगर मैंने 2 लाख वाले बंदे से जाके पूछ लिया है तो हो सकता है वो प्रोफेशनल जॉब कर रहा हो, मे बी वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो वो इस डेटा फ्रेम के लिए सही डेटा नहीं होगा, क्योंकि अगर मेरा एनालिसिस हो सकता है आम लोगों के लिए हो कि आम लोगों से रिलेटेड में कोई एनालिसिस करना चाह रहा हूं, तो ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट होगा ये मेरा आउटलायर होगा। मतलब इसको अगर मैंने अपने डेटा फ्रेम में ऐड कर दिया तो मेरा एवरेज बहुत ज्यादा आ जाएगा। मतलब सपोज अगर मैं इससे एवरेज निकालने की कोशिश करूंगा तो आप देखेंगे मेरा एवरेज बहुत हाई होगा। आप देख पा रहे 43,166.67। इस बात का क्या मतलब होता है, इस बात का ये मतलब होता है कि यार अगर कोई भी डेटा फ्रेम को देखता है और वो ये जानना चाहता है कि एक एवरेज बंदा कितनी सैलरी कमाता है, तो वो तो ये जानेगा कि यार 43,000 कमाता है वो। जबकि आप देख रहे हैं मोस्ट ऑफ द लोग 10,000 और 12,000 14,000 की रेंज में कमा रहे हैं। तो डेटा में आउटलायर्स को पहचानना बहुत जरूरी होता है। आप देखेंगे मेरा यहाँ पे बॉक्स प्लॉट्स में आउटलायर्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं आउटलायर्स निकालते कैसे हैं, तो इसके लिए एक फंक्शन मैंने यहाँ से लगा रखा है। तो आउटलायर्स जानने के लिए हमें सबसे पहले अपने डेटा का 25% निकालना होता है। इसके लिए आप यहाँ पे देखेंगे क्वांटाइल फंक्शन यूज किया जाता है, और Q3 मतलब 75% अगर हमें डेटा का निकालना है तो इसके लिए क्वांटाइल 0.75 यूज किया जाता है। एक IQR हमें इसके बाद निकालना होता है जिसमें Q3 से Q1 आपका यहाँ से निकालना होता है हमें। साथ ही साथ हमें एक लोअर फेंस निकालनी होती है। लोअर फेंस और अपर फेंस का मतलब क्या होता है, जस्ट लाइक मैंने अपना लोअर फेंस रख दिया 20 और अपर फेंस सपोज हमारा है 100, मतलब कोई भी वैल्यू जो 20 से छोटी होगी मेरे डेटा फ्रेम में वो एक आउटलायर माना जाएगा, और कोई भी वैल्यू जो 100 से बड़ी होगी वो भी हमारे डेटा फ्रेम में एक आउटलायर माना जाएगा। तो इसलिए आउटलायर जो भी होंगे आप देखना चाहते हैं कि हमारे डेटा फ्रेम में कौन से हैं, तो मैंने इस डेटा फ्रेम को टेस्ट कर लिया है, यानी कि अपने डेटा फ्रेम की एक एक वैल्यू को लेस देन अगर लोअर फेंस में तो टेस्ट कर लिया, और अगर ग्रेटर देन है अपर फेंस से तो भी टेस्ट कर लिया, और मैंने इसको एक लिस्ट में अपेंड कर दिया आउटलायर के नाम से।
तो आप देखेंगे इस आउटलायर की लिस्ट में मैंने अपेंड यूज किया है, पाइथन में लिस्ट मेथड होता है, और यहां से मैंने जैसे ही फाइंड आउटलायर पे क्लिक किया तो आप देख पा रहे हैं मेरे पास आउटलायर जो भी मौजूद हो रहे हैं वो ये आउटलायर्स है मेरे डेटा सेट में, मतलब 6, 7, 8 और 10। ठीक है, नॉर्मली ये डेटा फ्रेम में किस में निकाल रहा हूँ, टाइम स्पेंड कंपनी। तो ज्यादातर लोग आप देख रहे हैं 2 से लेकर 4 या 5 साल के बीच में ही है कंपनी में, और कुछ 2-4 ही लोग होंगे आपके जिनका जो डेटा फ्रेम है वो 6 साल का टेन्योर है, मे बी 10 साल कोई किसी को काम करते हुए होंगे, बट सबको काम करते हुए नहीं हुए। मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज यानी कि जो है उनको काम करते हुए कितना टाइम हो गया होगा, आप देख पा रहे हैं डेटा फ्रेम के अकॉर्डिंग मैक्सिमम आ रहे हैं 5, मतलब 5 साल मैक्सिमम होना चाहिए था। बट यहाँ कुछ कुछ आपके आउटलायर्स है, मतलब अगर मैं इनकी ओपिनियन को इसमें ऐड करूंगा तो मेरे डेटा फ्रेम में एक्चुअल में इफेक्ट पड़ने जा रहा होगा। ठीक है, ये बात हमें समझनी होती। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने डेटा एनालिसिस में आप देख रहे हैं यूनिवेरिएट और बाईवेरिएट के एनालिसिस करते हैं। साथ ही साथ अगर आपके दोनों के दोनों न्यूमेरिकल फीचर है, से फॉर मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि टाइम स्पेंड कंपनी को, जैसे मैंने यहाँ अपना एनालिसिस कर रखा है दो न्यूमेरिकल फीचर के बीच में, मैं अपने डेटा फ्रेम को थोड़ा सा नीचे लेकर जाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा एक डेटा फ्रेम है और यहाँ पे मैंने एक हिस्ट प्लॉट बना रखा है विच इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम दोस्तों कब बनाया जाता है, जब भी मैं कोई बाइवेरिएट एनालिसिस करना चाह रहा हूँ और साथ ही साथ जैसे मैं दो न्यूमेरिकल कॉलम को कंपेयर करना चाह रहा हूँ, जैसे मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल है और साथ ही साथ मैं ये देखना चाह रहा हूँ सेटिस्फैक्शन लेवल में कौन एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है, मतलब नॉर्मली 0.5 जिनका था वो ज्यादा छोड़ के जा रहे हैं सेटिस्फैक्शन लेवल में, जिनका 1 था क्या वो ज्यादा छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि एक न्यूमेरिकल कॉलम है भाई 0.5, 0.6, 0, ये सारे के सारे न्यूमेरिकल कॉलम। तो न्यूमेरिकल कॉलम के लिए काउंट प्लॉट्स नहीं बनाए जाते, यहाँ पे आप हिस्टोग्राम्स बनाते हैं। तो यहाँ हिस्टोग्राम पे पता चला तो हमें एक ब्यूटीफुल इनसाइट यहाँ पे मिली है कि मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज जो छोड़ रहे हैं वो 0.4 से लेकर 0.5 के बीच में, यहां पर अगर आप देखेंगे चर्न रेट काफी हाई है, ये वाला जो आप देख पा रहे हैं, यानी कि 0.4 से लेकर 0.5 के बीच में अगर किसी की सेटिस्फैक्शन लेवल है देयर आर मोर चांसेस कि वो एम्प्लॉय चर्न करेगा फ्यूचर में, और जिसका 0 है तो ऑब्वियस सी बात है वो सबसे ही ज्यादा होगा जिसका सेटिस्फैक्शन रेट। इस तरीके से दोस्तों हमने देखा पाइथन के थ्रू आप डेटा एनालिसिस में यूनिवेरिएट और बाईवेरिएट एनालिसिस कैसे करते हैं। अगर आप चाह रहे हैं मैं इस पे एक प्रोजेक्ट बनाऊं तो आप वीडियो में कमेंट करें और मेरे को बताएं कि मैं एक बड़े प्रोजेक्ट में आपको काम करके दिखाऊं जिसमें आपकी बहुत सारी स्किल्स आपकी कवर अप हो जाए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्यूचर में ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। हमारे नंबर यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे, अगर आपको डेटा एनालिसिस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी प्लेस करनी है तो आप इंक्वायरी प्लेस कर सकते हैं। वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।